देखिए भाई, सिम्पसन 1/3 आपका कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद एडिंग डालेंगे आप सिम्पसन 3/8 नियम। तीसरा जो नियम है वो है सिम्पसन 3/8 नियम। अजय, इसे भी सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र से व्युत्पन्न किया जाएगा। इसे भी आप सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र से व्युत्पन्न करोगे, लेकिन इसमें n का मान कितना रखकर करोगे? 3। n का मान 3, n बराबर 3 सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में रखकर सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में रखकर क्या किया जाता है? बोलो, व्युत्पन्न किया जाता है। व्युत्पन्न किया जाता है। अजी, इसमें चतुर्थ कोटि, चतुर्थ व उच्च कोटि के पदों की क्या कर देंगे? उपेक्षा। नेगलेक्ट कर देंगे भाई। चतुर्थ कोटि एवं उच्च कोटि के पदों की क्या कर देंगे? उपेक्षा। तीसरा, नेगलेक्ट कर देंगे। 2 पॉइंट होने के बाद तीसरा आता है, इसमें जो रेंज है यानी कि परास है उसे 3 के मल्टीपल संख्या के बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसमें परास को तीन के गुणज संख्या के बराबर भागों में विभाजित करते हैं। भागों में क्या करते हो? बोलो, विभाजित करते हैं। तीन के गुणज संख्या के बराबर भागों में क्या करते हो? विभाजित करते हो। अजी, इसमें अब चतुर्थ कोटि की उपेक्षा हो गई, डेल 4 0 हो गया, तो एफ एक्स कितने घात का प्राप्त होगा? 3 घात का। तो इसमें एफ एक्स 3 घात का बहुपद अर्थात 3 घात का बहुपद मिलेगा, अर्थात एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और ए प्लस का डी। कितने घात का बहुपद प्राप्त होता है? 3 घात का। ए बी सी डी ई कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी होती है। ए बी सी डी ई जो होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी होती है। कितने पॉइंट हो गए? 4। इसके बाद लिखते हैं सूत्र, फिर त्रुटि। सूत्र अजय, सूत्र ये आई मीन्स इंटीग्रेशन। हाँ भाई, सिम्पसन 1/3 में h/3 बार आया था और ट्रेपेजॉइडल में केवल h बार आया था। अब इसका नाम 3/8 है, तो क्या बार आएगा? 3h/8 बार आ जाएगा, या 3/8 इंटू h बार आ जाएगा। फिर वहाँ पर पहले वाले फॉर्मूलों को जो लिखा था आपने, प्रथम और प्लस अंतिम पद यानी बाई नॉट प्लस बाई एन का मध्य और मध्य पदों की कोटियों का योग। फिर सिम्पसन 1/3 लिखा था तो h/3 बाहर आया था, प्रथम प्लस अंतिम। सिम्पसन 1/3 बाहर आया था यानी कि प्रथम प्लस अंतिम, पर 4 इंटू विषम पद और 2 इंटू समपद। 4 इंटू विषम पद और 2 इंटू समपद वाला कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है,
कोई समस्या? अब यहां से अगर हम सिम्पसन किसको लिख रहे हो आप, 3/8 को लिख रहे हो, तो सिम्पसन 3h/8 को लिखते हो, तो यहां से आपको सिम्पसन 1/3 तो याद है। अब हमारे पास आप ट्रेपीजॉइडल को भी याद कर चुके हो, अब हम याद करेंगे किसको, 3/8 को। तो इसे लिखेंगे, ये आपका सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ है बोलो, सेकंड ग्रेड में। तो ये भी ऐसे ही आएगा जैसे कि y0 प्लस yn, प्रथम प्लस अंतिम। सिम्पसन 1/3 में भी क्या याद किया था, प्रथम प्लस अंतिम, लेकिन ट्रेपीजॉइडल में क्या याद किया था, प्रथम प्लस अंतिम का माध्य। ठीक है भाई, प्लस 3, वहां आया था 4 2 यानी कि 42, और यहाँ आएगा 3, पहले तो 3 इंटू, अब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल ले रहे हैं और 3 के मल्टीपल को ही छोड़ देंगे। 3 ले रहे हो और 3 के मल्टीपल को ही क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। अब क्या बचा, देखो 0 पहले आ चुका है, 0 आ चुका है, 0 के बाद अगला पद कौन सा आता है, 1, फिर क्या आता है 2, लेकिन 3 को ही छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा बोलो, 4 5, लेकिन अगला फिर 3 का मल्टीपल आएगा 6, तो उसको छोड़ देंगे, तो कितना आएगा बोलो, y7 y8, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है भाई, अभी प्लस, अभी मैंने इसका ये पद नहीं लिखा कौन सा आएगा, आपको स्वयं को पहचानना है ना। अब 3 आ गया, वहां पर आपने लिखा था 42 और यहां पर लिख रहे हो 32। अब कौन कौन से पद छोड़े बोलो, 3 छोड़ा है, फिर 6 छोड़ा है, फिर 9 छोड़ा है, यानी कि y3 y6, लास्ट वाला तो आएगा ही नहीं, यानी कि 3 का अंतर चल रहा है। लास्ट वाला कौन सा था, n था, तो n में से 3 कम करो तो कितना आ जाएगा बोलो, n-3। अब यहां आपको एक चीज पता चल रही हो, 3 छोड़ा था तो 2 तक तो आया है, 3 छोड़ा है तो 2 आया है, 6 छोड़ा है तो कहाँ आया है, 5 आया है, और 9 छोड़ा है तो कितना आएगा, 8 तक। अब यहाँ पर मुझे बताओ n छोड़ा है, n छोड़ा है तो कहाँ तक आएगा बोलो, n-1 तक। y और इससे पिछला क्या आएगा, n-2, और इससे अगला क्या आएगा, n-1। यही तो आएगा, n-2 n-1। देखो यहाँ n-1 आ जाएगा, n-2 n-1, यहाँ पर n आ जाता है और यहाँ पर n-3 आ जाता है। इसी कारण परास को 3 के गुणज संख्या के बराबर भागों में विभाजित करते हो। ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2018 में सूत्र, सिम्पसन 1/3 आपका आया हुआ है, जो हम आपको बता ही चुके हैं। देखो मैंने क्या कहा, जो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र होगा न्यूटन का, n का मान 1 रखते हो तो ट्रेपीजॉइडल बनता है, n का मान 2 रखते हो तो सिम्पसन 1/3 बनता है, और n का मान 3 रखते हो तो क्या बनता है बोलो, 3/8, और n का मान 6 रखते हैं तो बेडले बनता है। अगर 1 रख रहे हो तो द्वितीय कोटि और उच्च कोटि के पदों की उपेक्षा, 2 रख रहे हो तो तृतीय कोटि एवं उच्च कोटि के पदों की उपेक्षा, और 3 रख रहे हो तो चतुर्थ कोटि एवं उच्च कोटि के पदों की उपेक्षा, यानी कि नेग्लेक्ट करने पर। अगर ट्रेपीजॉइडल बनाते हो तो परास को 1 के गुणज संख्या के बराबर भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि वहां पर n का मान कितना रखा था, 1। सिम्पसन 1/3 बनाते हो तो परास को 2 के गुणज संख्या के बराबर भागों में विभाजित करोगे, क्योंकि वहां n का मान कितना रखा था, 2। और यहाँ पर जब सिम्पसन 3/8 बनाते हो तो 3 के गुणज संख्या के बराबर भागों में इसको क्या करते हो, विभाजित करते हो। फिर इसमें fx जो है वो कितने घात का बहुपद प्राप्त होता है, 3 घात का, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सिम्पसन 1/3 में कितने घात का मिलता है, 2 घात का, जैसे पैराबोला भी कहते हैं, और जिस कारण उसको परवलयिक सूत्र भी कहते हैं। सेकंड ग्रेड 2022 निम्न में से परवलयिक सूत्र है, कौन सा होता है, सिम्पसन 1/3। ठीक है भाई, फिर इसके बाद आ जाता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में ट्रेपीजॉइडल में तो h बार आया था, प्रथम और अंतिम का माध्य आया था, और बीच के पदों का योग आया था सीधा। पर सिम्पसन 1/3 लिखा था तो h/3 बार था, प्रथम और अंतिम, पर 4 इंटू समपद, 2 इंटू विषम पद, ये आया था। फिर 3h/8, ये सिम्पसन 3/8 का है, प्रथम प्लस अंतिम, 3 इंटू 3 के गुणजों को छोड़ दो, y1 y2 आ गया, y3 छोड़ दिया, फिर y6 छोड़ दिया, तो ये n-2 n-1 तक चलेगा, प्लस 2 3 के गुणज ले लो, y3 y6
प्लस डॉट 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 बाई n माइनस 3, इसमें 3 के गुणज ले लेते हैं और ये फॉर्मूला जो बन जाता है वो बनता है आपका किसका, सिम्पसन 3/8 नियम। कौन सा बनता है, सिम्पसन 3/8 नियम। एक आ जाता है सीधा सीधा फॉर्मूलों से, इन्हीं से। इसके बाद त्रुटि, एरर, त्रुटि का आकलन। इसके बाद आप प्राप्त करेंगे क्या, बोलिए, त्रुटि। ई एरर सिम्पसन 3/8, नीचे लिख देंगे 3/8, ठीक है भाई। और ये जो त्रुटि आपकी निकल के आएगी वो निकल के आती है माइनस का v माइनस ए अपॉन, वहाँ 180 आया था, यहाँ c आया है ना, यहाँ h4, और वहाँ भी 4 बार अवकलन था और यहाँ भी कितनी बार अवकलन है, 4 बार। और किसका बोलो, f का, xm पॉइंट पर। हाँ जी, xm की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगी, बोलो, a से b तक। अब मुझे बताओ इस एरर का मान 0 कब होगा। ये जो xm होगा, ये जो एरर निकलती है, एक बार आई हुई है ये एरर, ठीक है, ये जो एरर निकलती है ना, शायद स्पेशल एजुकेशन के पेपर में आई है, इसकी आई है सिम्पसन 1/3 की है, इसकी आई है, किसी एक की आई है, सीधा ये फॉर्मूला पूछा था एरर का, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 घात का, यानी कि 4 बार अवकलन हो रहा है, और किसी भी बहुपद का 4 बार अवकलन करने पर 0 कब आ सकता है, जब बहुपद आपका 3 घात का हो। भाई एक बार अवकलन कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, तीसरी बार पे अचर आ जाएगा और चौथी बार पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चर्चा करें तो इस एरर का मान, हाँ जी, EST, हाँ जी, त्रुटि का मान 0 होगा कब, त्रुटि का मान 0 होगा यदि fx अधिकतम, अधिकतम इससे ऊपर नहीं जाएगा पर तो त्रुटि आएगी, अधिकतम 3 घात का बहुपद हो। सिम्पसन 1/3 में भी 3 घात का था और यहाँ भी 3 घात का है, 3 घात का बहुपद हो। अधिकतम कितने घात का बहुपद हो, बोलो, 3 घात का बहुपद हो। तो इसमें त्रुटि का मान 0 होता है यदि fx अधिकतम कितने घात का बहुपद हो, बोलो, 3 घात का बहुपद हो। सीधा याद करो, 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3 इंटू 3 के गुणज संख्याओं को छोड़कर समस्त पदों का योग प्लस 2 इंटू 3 के गुणज संख्या को योग, ठीक है भाई। परास को कम से कम कितने भागों में विभाजित करना पड़ेगा, 3 या फिर 6 या फिर 9 या फिर 12, ठीक है भाई, 3 6 9 12। और सिम्पसन 1/3 में परास को 2 4 6 8 10 12 इन डिजिटों में विभाजित कर सकते हो। और ट्रेपेजॉइडल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी मर्जी हो जितने में कर लो। बेडले को कम से कम 6 से 6 12 18, इस प्रकार, ठीक है भाई, इस प्रकार विभाजित करना पड़े। ये लिख लीजिए सिम्पसन 3/8। इसको ये वाला, हाँ, वो था ना न्यूटन कोट, न्यूटन वाला फॉर्मूला नहीं लिखा था, न्यूटन क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, वही तो है न्यूटन, वही क्वाड्रेचर, न्यूटन क्वाड्रेचर फॉर्मूला, हाँ। यही तो लिखाया था मैंने उस दिन। सामान्य क्षेत्रफल सूत्र कह देते हो या नॉर्मल क्वाड्रेचर फॉर्मूला कह देते हो, नॉर्मल क्वाड्रेचर फॉर्मूला या फिर न्यूटन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। रिप्लेस द वैल्यू n = 3 in Newton quadrature formula and neglect the term of 4th order and higher order. Then we get Simpson 3/8 niyam. We divided the range multiple of 3, number of multiple of 3. We get fx as a polynomial of degree 3 and formula of this and error लिख लो बस, और क्या,
लिखा नहीं अभी? लिख लो लिख लो। हाँ भाई, आवाज नहीं करेंगे। हाँ भाई, आवाज नहीं करेंगे। अपना काम स्वयं कीजिए। जिनके पास समय बच जाता है वो 2 बार इनको ही रिवाइज कर दिया करो। बात करने की अपेक्षा साथ के साथ ही रिवाइज कर दिया करो। रास्ते में भी तो याद करना है, घर जाके याद करना है। अभी याद करके चले जाओगे, कौन सा दिक्कत होगी आपको? ठीक है भाई, लिख लिया ना सभी ने? आवाज नहीं करेंगे भाई, आवाज नहीं करेंगे। लिखने वालों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई। लिख लिया ना सभी ने? अब लिखेंगे इसके बाद बैडले। कौन सा? हाँ, वैकेंसी तो श्योर है, वो तो आनी है ही है। हाँ। और फरवरी के बाद जैसे कि इसमें त्रुटि में दिखाना, पेज नंबर 9 पर। इसको 4 बार अपकलन करना है ना, 4 टाइम ही करना है। हैं? हाँ, इसको 4 टाइम करो। वो तो करा देंगे, अभी कराएंगे ना। हाँ, 4 ही है, दोनों में 4 है, दोनों में 4 है, दोनों में 4 करना है। हाँ, दोनों में 4 है भाई। सही कर लेना, तभी तो लिखाया जाता। कोई मिस्टेक होती है तो वो फिर। लिख लिया ना? थोड़ा जल्दी किया करो भाई लिखने में। हाँ जी, अब आवाज नहीं करेंगे। वेडले। अब भाई जो भी कमियां है ना सीट के अंदर, वो आप पढ़ते जाओ, अपनी कमियों को दूर करते जाओ। वेडले का नियम, रेंज को डिवाइड करते हैं सब इंटरवल्स में, और रेंज को, जो इंटीग्रेशन होगा ए से बी, एन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखो भाई, बेडले का नियम, ये भी न्यूटन के सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में एन बराबर कितना, 6 रखकर, न्यूटन के सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में कितना बोलो, एन बराबर 6 रखकर 7 कोटि या उच्च कोटि की पदों की क्या कर देंगे, उपेक्षा।
आवाज नहीं करेंगे भाई, आवाज मत कहिए। उच्च कोटि की उपेक्षा, सात कोटि व उच्च कोटि के पदों की क्या कर दोगे, उपेक्षा, यानी नेग्लेक्ट करके बनाया जाएगा। हाँ जी, परास को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, परास को 6 के गुणज संख्या के बराबर भागों या उपअंतरालों में विभाजित करते हैं। संख्या के बराबर भागों में विभाजित करते हैं। छह के गुणज संख्या के बराबर भागों में क्या करते हो, विभाजित करते हो। विभाजित कर दिया, रेंज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद 6 के गुणज संख्या के बराबर भागों में, उसमें 1 घात का मिला था, उसमें 2 घात का मिला था, उसमें 3 घात का मिला था, इसमें कितने घात का मिलेगा, 6 घात का। तो इसमें 6 घात का बहुपद प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, अर्थात 6 घात का बहुपद लिख दो, y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू y इक्वल टू ए एक्स सिक्स, कॉन्स्टेंट कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी ई, ए एक्स सिक्स, वी एक्स फाइव, सी एक्स फोर, डी एक्स थ्री, ई एक्स टू, ई एफ, और यहां पर आप लिख सकते हो जी, ए बी सी डी ई एफ जी, कांस्टेंट मान लिया आपने, कंटिन्यूअस। कोई समस्या? तो इसमें अधिकतम कितनी घात का बहुपद प्राप्त हुआ, 6 घात का बहुपद प्राप्त होता है। अब इसके बाद आएगा इसका सूत्र, और फिर आएगी इसकी त्रुटि। इसका आता है सूत्र, और फिर उसके बाद आती है इसकी क्या बोलो, त्रुटि। तो सबसे पहले आएगा इसका सूत्र, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू आप यहां से निकालोगे। आई मीन्स इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जो होता है वो आप जानते ही हो, ए से बी होता है, वाई एक्स डी एक्स होता है, यही तो होता है। इसमें क्या करना होता है कि भाई देखो 3h/10 बाहर आएगा, कितना बाहर आएगा, 3h/10 बाहर आता है। फिर इसे y0 प्लस 5/1, ये थोड़ा सा अलग प्रकार से याद करना पड़ता है, y2 प्लस 6/3, y2 प्लस का 6/3 प्लस y4 प्लस का 5y5 प्लस के 2/6, 5/7, फिर प्लस का y8। इसे याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और वो तो हमारे नॉर्मल थे कि पहला और अंतिम लिखा, उसका औसत लिखा, बीच के पद लिख दिए पूरे। फिर दूसरे में लिखा था पहला और अंतिम लिखा, फिर 4 इंटू समपद विषमपद और 2 इंटू समपद। देखिए भाई 2 के साथ सम आ जाएगा, यानी 32 लिखा था उनका गुणांक। यहाँ लिखा था अभी इससे पहले वाले में 42, नहीं उसमें 4 था और 2 था, इसमें लिखा था 32 थर्ड वाले में, कि 3 इंटू 3 के गुणजों कोई छोड़ दो और 2 इंटू 3 के गुणज ले लो। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है कि वहाँ 3h/8 बार था, वहाँ h/3 बार था, वहाँ h बार था, लेकिन यहाँ 3h/10 बार होता है। अब याद करने का तरीका होता है सीधा, इनके गुणांक याद करने होते हैं क्रम से, तो चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 और y8। अब याद करने का तरीका होगा, इसका गुणांक बोलो कितना, 1 1 5, फिर 1 6,
यानी कि अब इसका जो है गुणांक 1 5 1 6, 1 5 1 6, फिर से 1 5 आ गया दोबारा, 1 5 1 6, फिर 1 5 आ गया, फिर 2 5 हो जाता है, 5 यानी सेकंड नंबर पे चल रहा है, सेकंड नंबर पे 5 चल रहा है, एक जगह पे 6 हुआ दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है भाई, 1 5 1 6, 1 5 2 5, फिर 1। ठीक है भाई, तो ऐसे तो याद हो सकता है, वैसे तो आपसे याद भी नहीं होगा, क्रम से लिख दो। 1 5 1 6 यानी कि 15 16, पहला 15, फिर क्या आ गया 16, फिर आ गया 15, फिर आ गया 25, फिर 1 आ गया। 15 16 15 25 1, 15 16 15 25 1, ऐसे तो याद हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। 1 5 15 16 15 फिर 25, हो गया याद। 15 16 15 25 1, 5 दूसरे नंबर पे, यहाँ पे 6 हो जाता है। ठीक है भाई, 15 16 15 25 1। ठीक है, लिख लो इसको। अब इसके बाद लिखेंगे त्रुटि। लिख लिया क्या? 15 16 15 25 1, 15 16 15 25 1, फॉर्मूला दे दे अभी, तो कम से कम हमें याद तो हो। त्रुटि क्या भाई? त्रुटि का आकलन, एस्टिमेट ऑफ एरर, एस्टिमेट ऑफ एरर, त्रुटि का आकलन। हाँ जी, बेडले है तो डब्लू से यूज करेंगे, ई डब्लू लेस देन इक्वल, त्रुटि जो आएगी वो आएगी ई डब्लू लेस देन इक्वल, ये आएगा -H7 अपॉन 140, और एफ 6 बार डेरिवेटिव होगा, कितनी बार होगा? 6 बार, और XM होगा, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है बोलो? 6 बार। अब 6 बार अवकलन 0 कब होगा? जब f कितने घात का? 5 घात का। कितना? 5 घात का। तो यहाँ त्रुटि का मान 6 है ना। फोर्थ के लिए रोमन में फर्स्ट आगे आता, जानते हो नहीं जानते? तो देयरफॉर ई डब्ल्यू बराबर 0 होगा यदि fx अधिकतम 3 घात का बहुपद हो, सॉरी 5 घात का बहुपद, 5 घात का बहुपद हो। fx अधिकतम 5 घात का बहुपद हो। इसका मान 0 होगा कब? जब fx अधिकतम कितने घात का बहुपद हो? 5 घात का। अगर एग्जामिनर पूछता आपसे कि भाई सबसे कम त्रुटि किससे सॉल्व करने पर आएगी? बेडले से। अब मुझे एक चीज बताओ, उस परास को बताओ कि चारों फॉर्मूले लग जाएं, n का मान बताओ जिसमें चारों फॉर्मूले लग जाएं। 6 बराबर भागों में। देखो ट्रेपीजॉइडल लगाते हो तो वो 1 के गुणज होनी चाहिए, तो 6 1 का गुणज होता है। सिम्पसन 1/3 जो कहता है वो कहता है 2 के गुणज होनी चाहिए, तो 6 2 का गुणज है। सिम्पसन 3/8 कहता है कि 3 के गुणज होनी चाहिए, तो 6 3 का गुणज है। और बेडले कहता है कि 6 का गुणज होना चाहिए, तो ये 6 का गुणज है। तो 6 पर एक संख्या 6 ऐसी है, 6 के बाद अगली मिलेगी 12, फिर 18, 6 12 18 ऐसी संख्याएं हैं। इतने उपअंतरालों में विभाजित करने पर इन पे चारों फॉर्मूले लग जाते हैं, चारों लग जाते हैं। और इन चारों फॉर्मूलों में सबसे कम त्रुटि कौन देगा? जो सबसे लास्ट में बना है, जो सबसे ज़्यादा विभाजन हुए बेडले। फिर उससे कम त्रुटि कौन देगा? सिम्पसन 3/8। फिर उससे कम सिम्पसन 1/3। और सबसे ज़्यादा त्रुटि कौन देगा? ट्रेपीजॉइडल। कौन सा देगा? ट्रेपीजॉइडल। इनमें कहा बराबर कहाँ है? कहाँ है? घात ही तो 3 है, गुणांक करने देखियो। एक में 140 आ रहा हो, एक में कुछ अलग आ रहा होगा।
एक में 180 है, एक में 80 है, हुए कि नहीं हुए गुणांक अलग, तो त्रुटि तो अलग आएगी ना। वो बहुपद का केस है, अगर हम बहुपद ना लें तो साइन एक्स ले लें तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का फिर साइन एक्स, साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, चीज़ें बदल जाएंगी ना। वो तो केवल बहुपद एक पर्टिकुलर केस के बारे में चर्चा की है। हाँ जी, नोट डालिए एक। नोट डालो, नोट, ये लिख लिया ना सभी ने, तो नोट डालो, नोट। कुछ चीज़ें क्या है, एक तो फॉर्मूले सभी याद करने ही पड़ते हैं एन ए के अंदर, पर कुछ रिजल्ट्स भी याद करने पड़ते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। ठीक है भाई, इसमें लिखो 6, 12, 18, 24 यानी 6 के मल्टीपल बराबर भागों के उपअंतरालों में विभाजित करने पर, सब इंटरवल्स है ना, उप अंतरालों में विभाजित करने पर विभाजित करने पर अब विभाजित कर दिया ना, जैसे विभाजित करोगे इनको करने पर सभी नियम प्राप्त हो जाएंगे। विभाजित करने पर ट्रेपीजॉइडल, शॉर्ट में लिख दूं, विभाजित करने पर ट्रेपीजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और बेडले सभी लागू होते हैं, सभी लागू होते हैं। अगर आपसे पूछ लेना, अगर मैं पूछता भाई n बराबर 4 के लिए कौन कौन से नियम लग सकते हैं बताना। एक तो 2 का मल्टीपल सिम्पसन 1/3 और 1 का मल्टीपल ट्रेपीजॉइडल, 2 ही लग सकते हैं। ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है और 6 का मल्टीपल भी नहीं है, तो ना तो बेडले लगेगा ना सिम्पसन 3/8 लगेगा। अगर मैं कहता परास को 7 बराबर भागों में विभाजित कर दूं मैं, तो कौन सा लगेगा, केवल एक ट्रेपीजॉइडल लगेगा। ठीक है, सभी लागू होते हैं तथा सबसे कम त्रुटि, सबसे कम त्रुटि वेडले से आती है। क्या चीज, बेडले को एक बार क्वेश्चन आया 2010 में, और आपकी बुक से ही आ जाते हैं एग्जाम्पल, जितने हैं सीधे के सीधे उठकर बुक के एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो हम बुक के ही कर लेते हैं। 2-3 किताबें जो हैं उनके एग्जाम्पल सीधे याद कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। हाँ, नहीं पॉइंटों में क्वेश्चंस करने बैठे तो जब ग्रेजुएशन का पेपर दे तो वहाँ तो 5 नंबर मिलते हैं, यहाँ 2 ही नंबर मिलते हैं, और वहाँ कैलकुलेटर हाथ में होता है, यहाँ कैलकुलेटर भी नहीं होता। तो कई चीज़ें होती हैं भाई, वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, प्रैक्टिकल का पेपर होता है, यहाँ आपके हाथ में कैलकुलेटर भी नहीं होता, तो डिजिट वाली प्रॉब्लम्स में समस्याएं आती हैं। हाँ भाई, लिख लिया। अजय लिखा है ना, लिख लिया। अब लिखो भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे सिम्पसन, अब आप स्वयं पहचानना, पहले मैं परास बता देता हूँ, है ना, कौन कौन सा नियम लग सकता है। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एक बड़ा क्वेश्चन ले लिया मैंने, है ना, 16।
0 4 9 7 12 15 7 12 15 14 8 3। हाँ भाई, मैं एक क्वेश्चन लिख के देता, ऐसा एक्स और वाई के आंकड़े लिख के दे देता मैं आपको। मेरा क्वेश्चन इस प्रकार होता कि निम्न में से सत्य नहीं है, ऐसे देता मैं, निम्न में से सत्य नहीं है, तो मैं कहता कि भाई इसमें ट्रेपेजॉइडल का नियम लागू हो जाएगा, पहला तो ये देता। दूसरा देता कि मैं भाई इसमें सिम्पसन 1/3 लागू हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं तीसरा देता कि इसमें सिम्पसन 3/8 लागू हो जाएगा, और फिर मैं चौथा और आखिरी देता कि सिम्पसन 1/3 से इसका जो आंसर है वो 418/3 आएगा, ऐसे मैं 4 दे देता। अब ऐसे 4 ऑप्शन होते तो उसके आधार पर, जैसे आपको पता है, अगर मैं इसकी परास को बांटूं, इसकी परास को अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो कितने भागों में विभाजित हो रहे हैं। टोटल तो 9 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पॉइंट हैं। पॉइंट 9 है तो उपअंतराल कितने बनेंगे? 8। भाई उपअंतरालों में विभाजित करते हो तो देखो, एक तो ये हो गया, एक है ना, फिर अगला क्या हो गया? 2, फिर क्या हो गया? 3, फिर क्या हो गया बोलो? 4, फिर क्या हो गया बोलो? 5, फिर क्या हो गया बोलो? 6, फिर क्या हो गया बोलो? 7, फिर क्या हो गया बोलो? 8। कितने उपअंतराल हो गए? 8 हो गए, यानी 2 के मल्टीपल हो गए। किसके मल्टीपल हो गए? 2 के मल्टीपल। अगर 9 होते तो सिम्पसन 1/3 नहीं लगता, 3/8 लग जाता और ट्राइपेजॉइडल लग जाता। अब ये है ना 8 उपअंतरालों में विभाजित है। कितने उपअंतरालों में बोलो? 8 उपअंतरालों में विभाजित है, 8 उपअंतरालों में विभाजित है। तो इसमें कौन कौन से नियम लग जाएंगे बोलो? देयरफॉर इसमें ट्रेपेजॉइडल व सिम्पसन 1/3 नियम लागू हो सकते हैं। ये दोनों नियम लागू हो जाएंगे, है ना, ये दोनों की दोनों नियम जो हैं वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या? अब ये दोनों की दोनों नियम आपके लागू हो सकते हैं इसमें, ये वाली जो परास दे रखी है। अब एक तो इसको सिम्पसन 1/3 से सॉल्व करो। अब देखो नियम तो आपने लागू कर दिए भाई, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हाँ जी, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है बोलो? पहला पॉइंट, ये पॉइंट है आपका x1, ये पॉइंट है आपका x2, ये आपका x3, ये आपका x4, ये आपका x5, ये आपका x6। सही रहेगा? x7 और ये x8। भाई 8 तो सीधे सीधे x से हो गए और एक 0 वाला हो गया, तो कितने पॉइंट हो गए टोटल? 9 पॉइंट और 8 उपअंतराल। परास डिवाइड होती है 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, तो ये 2 के मल्टीपल में आ रही है। हाँ जी, ये तो हमारे पास x0, x1, x2, x3, x4, x7, x8 के मान है। अब नीचे की तरफ बात करूं तो ये किसका मान आएगा? y0 का, ये किसका आएगा? y1 का, ये किसका आएगा? y2 का, ये किसका आएगा? y3 का, ये किसका आएगा बोलो? y4 का, ये किसका आएगा बोलो? y5 का, और ये किसका आएगा बोलो? y6 का, और ये किसका आएगा बोलो? y7 का, और ये किसका आएगा बोलो? y8 का। अब ये मान भी पता चल गए। नीचे हमारे पास y के मान लिखे होंगे, ऊपर x के लिख के दे ही रखे, तो सब कुछ दे रखा है एग्जामिनर ने। हमें तो केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी और आंसर बताना था। हमको जो वैल्यू थी वो सीधे सीधे किस में रखनी थी बोलो? फॉर्मूले में। और आपको क्या बताना था? आंसर बताना था। तो देखो सबसे पहले मैं इसको सिम्पसन 1/3 से करता हूँ। देखो सिम्पसन 1/3 से, सिम्पसन 1/3 से, फिर ट्रेपेजॉइडल से कर लेंगे ना। हाँ जी, सिम्पसन 1/3 से। आई मीन्स इंटरवल, बाहर क्या आता है बोलो?
h/3 प्रथम प्लस अंतिम, अंतिम बोलो क्या है, बाई 8 है, प्रथम प्लस अंतिम, प्लस क्या आता है 4 इंटू विषम पद, यही आता है ना 4, विषम पद बोलो बाई 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और फिर 7 आ गया। अब 2 इंटू सम पद, सम क्या आया y2, फिर क्या आया y4, फिर क्या आया y6, 6 से ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि फिर आएगा y8 और y8 कहाँ जा चुका है अंतिम के साथ में, और ब्रैकेट कर देंगे अब आप क्या 1। अब देखो y0 h का मान कितना है, पहले तो अंतराल की चौड़ाई बताओ कितनी है 0 से 2, तो यहाँ h बराबर कितना आ गया बोलो 2 आ गया। सब में h 2 है, समान उपअंतरालों में विभाजित करते हो, समान के लिए तो है। एक किससे बनाता, न्यूटन कोट या न्यूटन क्षेत्रफलन सूत्र से बनाता, और वो बनाता न्यूटन के अग्र से, और न्यूटन का अग्र जो है वो समान अंतराल के लिए होता है कि नहीं होता, होता है, तो ये भी समान अंतराल के लिए बनेंगे। ठीक है भाई। हाँ जी, h का मान कितना है 2, तो रख दीजिए, ये हो गया 2/3, प्रथम प्लस अंतिम कहाँ है भैया, प्रथम 0, अंतिम कितना है 3, तो 0 + 3 + 4, y1 y3 y5 y7, y1 है 4, 4 + 7 + 15 + 8, यही तो आएगा 4 + 7 + 15 + 8, विषम वाले जोड़ दिए, प्लस 2 इंटू, हाँ जी सम वाले देखो 9 12 14, 9 12 14, ये तो आएंगे। नौ 12, हाँ जी ये तो आ गया अब आपके पास कितना 2/3, हाँ जी ये आ गया आपके पास 3, ये आ गया 4, 8 7 15 और 15 30 और 4 34, प्लस ये हो गया आपके पास 12 और 8 20 और 1 21, 4 25 और 35, 35 दूनी 70, कौन सा ये क्या हुआ, सही है। हाँ जी ये 70 हो गया। अब देखो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 में से 4 घटा दो, 136 बचे ना भाई, मैंने 35 ले लिया, 35 गुणा 4 कर दिया, अब 1 गुणा 4 कम कर दिया, तो कितना हुआ 136 हो गया ना, तो ये आ गया 2/3, ये हो गया 3 + 136 यानी 139 हो जाएगा, ये 70, तो कितना हुआ 209 हुआ क्या, 140 और 70 209, एक कम कर देना 209, अब ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 4 और ये 9/3 है, सॉरी 3, ये आंसर आ गया भाई। ट्रेपेजॉइडल से स्वयं करके दिखाओ, लिख लो इसको, कितना आएगा ये, ये आएगा 139, 3 एकम 3, 139 पॉइंट, ये चलेगा, यानी कि 139 मान सकते हो लगभग में, लगभग में कितना 139।
हो गया ना। भाई वैल्यू रखना तो आ गया ना। वैल्यू रखना तो आ गया ना सभी को। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो सीधे वैल्यू तो रखनी है फॉर्मूले में, और फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, याद होना चाहिए। और जो हमें टफ लगता है उसे हम लिखा ही देते हैं आपको सीधा। जो एग्जाम में टाइम लेगा। लिख लिया ना सभी ने। अब करो इसे ट्रेपीजोइडल से। आवाज नहीं भाई, आवाज और नीचे करें। जोड़ना तो सभी जानते होंगे। सीख रहे हैं। आज लिख लिया ना सभी ने। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए ट्रेपीजोइडल से। अब देखो यहां से आपको, यानी कि वहां से ज्यादा मान आया है और यहां से कम आया है, तो इससे त्रुटि कम आती है और उससे ज्यादा आती है। उससे ज्यादा त्रुटि आती है, इससे कम आती है। जैसे कि ट्रेपीजोइडल से करते ना। अब आप ट्रेपीजोइडल में एक तो एच बार आता, फिर आता प्रथम प्लस अंतिम का माध्य प्लस मध्य पदों की कोटियों का योग। मध्य पद आता y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7। यही तो आता, यही तो आता, बोलो। h का मान 2 दे ही रखा है। प्रथम पद 0 था, अंतिम पद 3 था, बटे में कर दिया 2, प्लस अब बीच के जितने भी पद दे रखे ना उनको जोड़ दो। ये था 4, 9, 7, 12, 15, 14, 8। 4, 9, 7, 12, 15 और 8। कितना आया? टोटल 141। टोटल आ गया आपका 141, 141। ठीक है, कोई समस्या? वैल्यू तो रखिए डायरेक्ट। एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे बार 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 बार, डिजिट में 2-4 क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। भाई ज़्यादा नहीं तो अपनी एक किताब के ग्रेजुएशन वाली के जो आर यू में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी के आंसर आप हल्के से देख जाया करो। जो छोटे हों, बड़े नहीं हो, जो छोटे हों, करने में त्रुटि पूछ लेता है। अब त्रुटि में फलन तो देगा, फलन देगा, फलन का समाकलन करना होगा, जो मान आएगा और इससे जो किया है उससे जो मान आएगा, उन दोनों का अंतर त्रुटि होगा। ये लिख लिया ना सभी ने। देखो भाई क्वेश्चन देखो, सीट है क्या किसी के पास? सीट देना, 1 मिनट। सीट नहीं लाया, एक दो, एक उनमें से देख लो आप, है ना।
हाँ भाई, क्वेश्चंस देखते हैं इनके, है ना, जो आए हुए हैं एग्जाम पेपर में, या पहले लिखा दूं? पहले महत्वपूर्ण रिजल्ट लिखाई देता हूँ, है ना, फिर क्वेश्चंस कर लेना। देखो दो चीज देखो, पहले तो माइंड में फिक्स करो, सुनो, कि अगर एक्स में क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, अगर एक्स के पदों में देगा 99%, तो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनर किसके पदों में देगा? एक्स के पदों में। अगर एक्स के पदों में देगा तो क्वेश्चन फिक्स है, उन्हीं में से देगा। यदि एक्स के पदों में नहीं आते हैं, एक्सपोनेंशियल का या साइन के पदों में कोई भी क्वेश्चन देता है, तो फिर उनकी वैल्यू सामने लिख के ही देगा, जैसे मैंने अभी ऊपर लिख के दे रखी है, तो फिर उनकी वैल्यू लिख के ही देता है। तो बस सीधे हमें फॉर्मूले में लगानी होती है और आंसर आ जाता है। अगर एक्सपोनेंशियल में या साइन या लॉग में कोई भी क्वेश्चन देता है तो एग्जामिनर उसकी टेबल बना के देगा, क्योंकि आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं होता, पॉइंटों में वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो उसकी तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी पड़ती है और आंसर आ जाता है। यदि फिर ज़्यादातर केस में एग्जामिनर को पता होता है कैलकुलेटर बच्चे के पास है नहीं, 4 से 5 डिजिट या 6 डिजिट से ज़्यादा का मैं दूंगा नहीं, तो उसके पास फिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो एक्स वाले पदों में कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप डायरेक्ट ही याद कर सकते हो, दो कृषि के आंकड़े समझकर। ठीक है, अब डायरेक्ट याद रहते हैं तो सीधे एग्जाम पेपर में हमें दिखाई देते हैं और हम सीधे आंसर लगा देते हैं। आपकी जीपीएच की किताब के और 1-2 किताबों के ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण परिणाम में लिख ही लो उनको, है ना, महत्वपूर्ण रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण ये आवाज नहीं करेंगे बस। अजय, पहला है अजय, इसका समाकलन पूछा जाता है, और ये भी है 0 to 1, और ये पूछा भी जाता है 0 to 1 1/1 + x dx, अभी एफ एक्स है। हाँ भाई, अगर मैं इसको ट्रेपीजॉइडल से करूं, सिम्पसन से करूं, या फिर सिम्पसन 3/8 या बेडले से करूं, तो कम से कम कितने भागों में विभाजित करना पड़ेगा? 6 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। अब 6 भागों में पहले x की वैल्यू रखो 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, फिर उनके संगत y की वैल्यू निकालो इसमें रखकर, फिर उस फॉर्मूले में रिप्लेस करो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती है टफ। ठीक है भाई, तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हुए तो 6 बराबर भागों में विभाजित करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो अब इसके आंसर हमारे पास कुछ इस प्रकार आते हैं। तो पहला आएगा 0.69 कितना आएगा? 0.69 सिम्पसन 1/3। एक चीज और ध्यान रखना, एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है ना, एक चीज बता देते हैं, एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करने के बाद नहीं देता। एक चीज फिक्स कर लेना, एग्जामिनर जो भी नया क्वेश्चन बनाएगा पॉइंटों में, ऐसा नहीं कि पहले वो बनाएगा क्वेश्चन फिर उसको सॉल्व करेगा फिर उसका आंसर लिखेगा पॉइंटों में, वो सीधा ही किसी ना किसी बुक से उठाकर देगा और वही क्वेश्चन देगा जिसका सॉल्यूशन उसको पता हो, जिसका सॉल्यूशन उसको पता हो। यानी मोस्टली 99% एग्जाम्पल्स या 2 या 3 किताब एग्जामिनर के हाथ में होती हैं। क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर के हाथ में भी, जैसे कि जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं उनके पास किताबें तो आती हैं सभी राइटर्स की, अब किताबें आती हैं तो रखी तो होती हैं, और मोस्टली जो चलती हैं आपके राजस्थान के अंदर जेपीएच और ये आरबीडी पब्लिकेशन और गोगुरु सैनी वाली, ये 3 किताबें चलती हैं। फिर भी इनके अतिरिक्त कोई बचता है एक्स्ट्रा तो वो भी हम समाहित कर लेते हैं। तो इन 3 से बाहर का भी क्वेश्चन गया नहीं, और मोस्टली तो जेपीएस से बाहर जाता ही नहीं है, एनए का तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोई एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, नहीं सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना होता है, जितने भी आंकड़े दे रखे हो हम सीधे की सीधे उनको याद कर लेते हैं। 0.69 315 0.69 अब देखो ये सिम्पसन 1/3, अब देखो इससे करते हैं ना 0.69 315, इससे भी सेम, दोनों से सेम आंसर लिख देते हैं, सिम्पसन 3/8 से भी याद हो गए दो। अब वैसे करने पड़ते हैं आपको तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता। अब देखो दोनों का आंसर सेम आएगा 0.69 315, लेकिन ध्यान रखना कि समाकलन का 1/1 + x 0 to 1। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नहीं दे सकता क्या एग्जामिनर? इसका
ले सकता है, लेकिन ये कितनी घात का है? 1 घात का है। और 1 घात के लिए मैंने बताया सिम्पसन 1/3 में त्रुटि का मान 0, 3/8 में त्रुटि का मान 0 कर सकते हो, बेडले में त्रुटि का मान 0 कर सकते हो। अब यानी कि तीनों से सीधा ही फिर इसका समाकलन कर देना x, और इसका आ जाएगा x²/2, और समाकलन की लिमिट लगा देना 0 to 1, तो आ जाएगा 1 + 1/2, सीधा आ जाएगा 3/2। तो यानी कि ये क्वेश्चन तो देगा ही नहीं एग्जामिनर, ये तो देगा ही नहीं, तो कौन से देगा? अपॉन वाले ही देगा। कौन से देगा? अपॉन वाले। तो अब 2 के आंसर तो सीधे पता चल गया, 0.69 315, 0.69 315। एक होता है गॉस त्रिबिंदु सूत्र, 0.69 312, 15 का क्या कर दिया? केवल जो 15 है ना, यहाँ पर कितना हो गया? केवल 12 हो गया। एक होगा, एक और सूत्र पढ़ाऊंगा मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, पर लिख लो, गॉस त्रिबिंदु सूत्र, त्रिबिंदु सूत्र। ये असमान अंतराल के लिए होता है। आवाज नहीं करेंगे बस। एक होता है, दूसरा हाँ भाई, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्यूशंस वाले ही आंसर दे रखे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं दिए मैंने। एक्स्ट्रा आंसर रटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आना ही नहीं है क्वेश्चन। अब मैं बैड लेकर लिखा दूँ उसे सॉल्व करने के बाद, वो देगा ही नहीं एग्जामिनर, ना तो खुद सॉल्व करेगा, और किसी बुक में है नहीं। अब किसी बुक में दे नहीं रखा सॉल्यूशन, या किसी बुक में क्वेश्चन भी नहीं दे रखा, तो उसका आंसर कहाँ से लिखेगा वो? सॉल्यूशन करना चाहता नहीं, तो बैड ले का इस पे आएगा नहीं। बैड ले का आएगा 0 to 6 पर। किस पे आएगा? 0 to 6 पर, और एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है विथ सॉल्यूशन, तो बैड ले का देगा तो 0 to 6 पे देगा 100%। अब देखो, अभी हमने 1 + x का किया 0 to 1 में, एक 1 + x² का कर रहे हैं। 1 + x² का करेंगे तो ये आएगा 0.78, वहाँ 69 था, यहाँ हो गया 78, 78, और ये हो जाएगा 3397। ये हो जाता है 1/3 से, सिम्पसन 1/3 से। एक तो आवाज़ नहीं करेंगे, ध्यान दिया करो जब याद कराते हैं, तो वैसे आपको याद नहीं होंगे। फिर 0.78, 53 95, यहाँ 53 हो गया, या 95 हो गया। यहाँ से आएगा 3/8, और एक आ जाता है 0.69 3147, गॉस त्रिबिंदु। और सुन लो, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, ये वाला और ये वाला। गॉस त्रिबिंदु का भी मैं बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट, वैसे लिखा रखा है मैंने, देखो मैं बता देता हूँ। इसमें ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, गॉस में अगर याद करना है तो एक ही याद करके जाना, एक ही याद करके जाना, 0.69 312, और 0 to 1 1/1 + x का। ये वाला रेयर केस होगा बहुत ही, तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये 2 आ सकते हैं, या ये तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके 2 इंपॉर्टेंट है, 5 मान इंपॉर्टेंट है। ये तो तीनों वैसे ही याद हो गए, 0.69 315 315 और 312। अब ये आपका 78 33 97 78 53 95, बस इतना सा है। अब एक लास्ट और आखिरी है, जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा था 0 to 6 में, वो भी किसका? बेडले का। किसका दे रखा है? बेडले का। अब बेडले का पूछा जा चुका है उस पर 0 to 6 में, और ये था आपका 1/1 + x² का। अब ध्यान रखो, लेकिन 0 to 6 है तो 6 भागों में विभाजित कर देना। पहला आएगा 0, फिर आएगा 1/6, फिर आएगा 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6, और फिर 6/6, फिर उन पर वैल्यू निकालनी पड़ती। अब इसका जो आंसर है, ये बेडले का आपका पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में 2010 में, और इसका जो आंसर था वो था 1.3662। ये तो आएगा सिम्पसन 1/3 से। अब मैंने इनको दोनों को क्यों लिखा दिया इसके साथ में, जबकि पूछा तो बेडले का गया है, लेकिन इसके साथ में दोनों को लिखा दिया क्योंकि बेडले का एक बार पूछा जा चुका है इस पर, इसी फॉर्मूले पर। तो बचते कौन से हैं? 2 बचते हैं। तो एग्जामिनर सोचेगा
एग्जामिनर का सबसे पहले मंथन होगा कि भाई मैं बैडले पे पूछ चुका हूँ, बच्चा आंसर रट के आया होगा। अब आंसर रट के आया होगा तो मैं इसको सिम्पसन पे बना देता हूँ 1/3 या 3/8 पर। अब लेकिन सिम्पसन 1/3 और 3/8 पर वो तभी बनाएगा जब उसका सॉल्यूशन उसको कहीं मिल जाएगा। तो 2-3 किताबें होती है एग्जामिनर के पास और उनमें ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, और सॉल्यूशन दे रखे तो सीधा क्वेश्चन छाप देगा और वहाँ से वो आंसर उठा के एक ऑप्शन बना के दे देता है। तो इस कारण फिर हमें दोनों आंसर भी आपको याद होने चाहिए। तो इसका आता है कितना, 1.3570, ये 35 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास किसका बोलो, 3/8 का, सिम्पसन 3/8, और ये आएगा 1.37 3448, ये आ जाता है बैडले का। ये आया हुआ है आपका क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में। सेकंड ग्रेड 2010, सुनो, शुरुआत में ही आए हुए क्वेश्चन है यहाँ से, पर उसके बाद तो फॉर्मूला ही पूछ रहा है एग्जामिनर सीधे। 2010 और 11 वाले पेपर में आए थे बस 2 क्वेश्चन। ये आया आपका 1/3, ये 2010 या 12 में था, 2000 सेकंड ग्रेड 2011 या 12 में। ये 2 एक्स वाले, इनसे अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन मत पढ़ के जाना, इनके अतिरिक्त एक्स का एक भी क्वेश्चन मत पढ़ के जाना। अगर एक्स का आता है ना इनमें से तो इन्हीं में से आएगा और किसी से आएगा नहीं। एक्स का इनसे अतिरिक्त एक भी क्वेश्चन मत पढ़ना। एक्स के अतिरिक्त जो भी देगा उसके लिए टेबल बना के देगा। ई की पावर 4 वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए टेबल बना के देता है। क्या देता है, टेबल बनाकर। अब टेबल बना के देता है तो डेफिनेटली आप आंसर पहचान सकते हो उसका। हाँ भाई, ये 3 तो वैसे याद है, 0.69 315, 69 315, ये 69 312। इसमें इंपॉर्टेंट अब ये रोल प्ले कर सकता है, बता देता हूँ मैं कौन सा रहेगा। ये आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें यहाँ से अभी तक एक भी नहीं पूछा गया है, और यहाँ से ये 6 वाला पूछा जा चुका है, बैडले का पूछा जा चुका है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है जो आ जाते हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जो नहीं आते, उनके साथ में जो होते हैं, उनके आसपास का सब कुछ पढ़ना होता है। कभी भी आप देखना, जब भी अगर आपके पास कोई भी बीएससी की किताब हो, अब तो थोड़े से बन के आ जाते हैं क्वेश्चंस, बीएससी की जैसी किताब हो ना, जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला आ गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, एग्जाम्पल नंबर पहला आ गया किसी बुक का, अब एग्जाम्पल पहला आ गया ना, तो फिर उससे दूसरा या तीसरा अगले पेपर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरा और तीसरा बहुत ही बड़ा हो, उनका सॉल्यूशन तो वो नहीं आएंगे, जो उससे छोटा वाला होगा ना उसका सॉल्यूशन वो आएगा। हमेशा ध्यान रखो, 4 डिजिट का क्वेश्चन, या तो 4 डिजिट का क्वेश्चन आएगा, या फिर नॉर्मल जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि भाई इतना बड़ा कैसे करेगा। मैंने पिछली बार भी बेसल और स्टर्लिंग के 2 ही क्वेश्चन लिखाए थे। क्यों लिखाए, क्योंकि 4 डिजिट में सॉल्यूशन केवल इन्हीं का दे रखा है, एक तो बेसल का और एक स्टर्लिंग का। और अगर हम गॉस का अगर और पक्ष पढ़ते तो वो 6-6 डिजिट के क्वेश्चन थे, 7-7 8-8 वैल्यूज के लिए। अब उनको कौन करेगा, तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस कौन करेगा, तो वो तो आने के ना के बराबर ही चांसेज हो जाते हैं। एग्जामिनर को भी पता होता है, समय सीमा भी निर्धारित होती है, तो उसी हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि भाई बच्चा कर ले। और करने के लिए बस एक ही चीज़ होती है कि 4 वैल्यूज तक जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनके आंसर तो आपको पता ही होनी चाहिए। मतलब 4 डिस्ट्रीब्यूट, 4 विभाजन जितने भी दे रखे हैं उनके आंसर अगर हमें पता है तो उन्हीं में से क्वेश्चन बनने के 99% चांसेज होते हैं। देखो जैसे कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ ई की पावर वाला, और पिछली बार जो सिम्पसन का क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ग्रेड में पॉइंटों में, वो भी 4 वैल्यूज के लिए था। देखना उसको भी फॉर्मूला देता है भाई, नाम से ही देगा वो, तो फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। और सिम्पसन 1/3 और इनका यूज करना पड़ता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अभी बताऊंगा उसको, अभी कराऊंगा, पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं हल्के हाथ से। गॉस का तो कराएंगे जस्ट। हाँ भाई, सीट है ना सभी के पास? कौन से नंबर का क्वेश्चन है, पीछे से देखना, पीछे से बोलो। देखो 150 है पहले, अब सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 150 एमएससी एंट्रेंस 2017।
अब ये क्वेश्चन, अब देखो ऐसा नहीं है, होने को तो मैं एक ही जगह टाइप करवा देता इस क्वेश्चन को, लेकिन चारों बार आंसर में कुछ ना कुछ तो एरर है, इस कारण ये अलग अलग जगह टाइप करवाना पड़ा। जैसे कि 150, अब वो एरर का कारण यही होता है कि एग्जामिनर कौन सी बुक से उठा के दे रहा है। अब जिस बुक से उठा के दिया, जिस एग्जामिनर ने उसको सॉल्व किया है, उसके पास कौन सा कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। पॉइंटों में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ जाता है थोड़ा बहुत। अब जैसे कि JPH की किताब में जैसे 53.87 है, दूसरी किताब में कहीं 53.88 होगा, किसी किताब में कहीं 53.90 होगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंटों में होता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। उसके नज़दीकी एक को याद कर लो, उसके नज़दीकी कहीं दिखाई दे, वही आप आंसर लगा देना, वही आप क्या लगा देना, आंसर। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 150 और क्वेश्चन नंबर 147 देख लो, ये MSc एंट्रेंस 2015 में क्वेश्चन नंबर 150 और क्वेश्चन नंबर 147। अब देखो पॉइंटों में अंतर कर दिया ना, यहाँ 3-3 डिजिट तक दिए थे पॉइंट के बाद, यहाँ 2-2 डिजिट तक हैं। क्वेश्चन नंबर 150, फिर क्वेश्चन नंबर हो गया 147। अब पॉइंट इसी वजह से लिखा है मैंने, फिर एक को तो रट जाओगे, वहाँ पॉइंट बदल जाता है, तो आप कहते हो मैं आंसर तो ये याद करके आओ, वो तो मिल ही नहीं रहा। तो ये MSc एंट्रेंस 2015। फिर इसके बाद अगर हम पीछे की तरफ चलें, यही क्वेश्चन फिर होगा आपका एक बार और, यही क्वेश्चन आपका एक या दो बार फिर से होगा, कॉलेज लेक्चरर में और ACF में आया हुआ होगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 111 ये दे रखा है आपका कॉलेज लेक्चर 2016 में, 111 यही क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर 2016। अभी 3 बार आ चुका यही क्वेश्चन। अब आने का चांस क्यों है इसका? और ये पहली चीज़ तो ये एग्जाम्पल दे रखा है आपकी किताब का, आंसर सीधा सीधा पता है। बैडले का 0 to 6 एग्जाम्पल दे रखा है आपकी किताब का, तो सीधा सीधा आंसर पता है। तीसरी खास बात इसकी ये है कि 1 2 3 4 कितनी वैल्यूज दे रखी हैं? 5 हैं, वैल्यू 5 हैं, 4 उपअंतराल विभाजित होंगे, 4 उपअंतराल विभाजित होंगे। अब 4 उपअंतराल विभाजित होंगे तो 4 के लिए सिम्पसन 1/3 लग सकता है। संख्यात्मक समाकलन मान तो किससे लगेगा? ये केवल सिम्पसन 1/3। अब ये 3 जगह क्वेश्चन है और एक आध जगह और मिल जाएगा, वो अलग बात है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, इसका हमें जैसे कि सीधा ही पता है हमें, तो 53.87 5387 होता है इसका आंसर, 53.87। फिर भी देखो भाई, जैसे अगर भूल जाते हो, वैसे मैं सॉल्व करा दूंगा अभी इसको। देखो इधर e⁻x का समाकलन है, किसका समाकलन है? e⁻x का। और e⁻x का जब समाकलन करते हो ना, 0 to 4 लिमिट है, ये ex है और ये dx है, यही तो है। इसका समाकलन होता है ex, ये होता है 0 से 4, ये हो जाएगा e⁻4 माइनस e⁻0। e⁻4 का मान दे ही रखा है एग्जामिनर ने, कितना है? 54.60 और इसका 1 तो कितना आया? 53.60। यानी कि आपको इतना पता चल जाता है कि हमारा आंसर 53.60 के नज़दीक आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है भाई, ये इनसे कर रहे हो थोड़ी बहुत तो त्रुटि आएगी। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, सीधी की सीधी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, तो यहाँ से अब आपको आकलन करना पड़ता है कि 53.60 के नज़दीक कौन सा आंसर है। देखो ये 50 दूर चला गया, 51 भी दूर चला गया, 52 भी दूर चला गया, और 53.60 के नज़दीक यही है, तो यही हम आंसर लगा देंगे फर्स्ट। तो 53.60 है तो एग्जैक्ट तो निकलते ही नहीं भाई। अगर 53.60 दे रखा है ना, तो माइंड में एक चीज ध्यान रख लेना कि कभी भी एग्जैक्ट हल तो निकाल के देगा ही नहीं। और ई की पावर वैसे तो 100% त्रुटि आएगी, तो 53.60 तो आंसर मत लगा देना त्रुटि है। हाँ वो बता दूंगा, अभी बताऊंगा उसका। भाई ये चीज है, त्रुटि आती है, कहीं 53.60 आ जाए ऑप्शन में तो 53.60 लगा दो, उसके नजदीक वाला लगाओ, उसके नजदीक। अभी कराता हूं, देखो। हाँ जी, यहाँ x है और यहाँ पर कितना है बोलो? y है।
थोड़ा नीचे लिख देते। मैं तो याद करना बता रहा हूँ आपको, वैसे याद हो गया होगा ये, अब कहाँ भूलोगे आप इसे। हाँ, ये x है, ये y है। x का मान 0, 1, 2, 3 और 4। हाँ भाई, इनका अंतर बोलो कितना है? h बराबर 1। हाँ जी, ये 1 है, ये 2.72 है, 7.39 है, 20.09 है, यही तो है। हाँ जी, ये किसका मान आता है? y0, ये y1, ये y2, ये y3 और ये क्या आता है? y4। अब देखो तीनों बार सिम्पसन 1/3 से ही आया है क्वेश्चन। पता है क्यों आया है? क्योंकि किताब में सिम्पसन 1/3 से ही सॉल्यूशन है, ट्रेपीजॉइडल से कभी नहीं आया। ट्रेपीजॉइडल लग सकता है इस पे, या फिर सिम्पसन 1/3 लग सकता है। अब 3/8 तो लगेगा ही नहीं, और यहाँ से बैडले भी नहीं लगेगा, क्योंकि परास कम से कम 6 भागों में विभाजित होनी चाहिए, या 3 भागों में। ये तो 1, 2, 3, 4 भागों में हो रही है। तो देखो सिम्पसन 3/8, सॉरी 1/3। हाँ जी, सिम्पसन 1/3 से सॉल्व करो इसे। हाँ जी, अब हमारे पास 5 हैं, तो आई मीन्स इंटरवल h/3 आता है ना, h/3 पहला प्लस अंतिम, अंतिम कितना है? 4, फिर 4 इंटू 4 इंटू विषम पद, फिर आता है 2 इंटू सम पद बाई 2। ये फॉर्मूला सीधा आपको पता होना चाहिए था, सीधे वैल्यू रिप्लेस करनी थी। h का मान कितना है बोलो? 1/3, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है इसका सॉल्यूशन। y0 का मान है 1 और y4 का मान है 54.60। डायरेक्ट लिख दूं? ये आ जाएगा आपका +4 y2 y1 प्लस y3, y1 ये रहा और y3 ये रहा, जोड़ दूं 22 पॉइंट +2 इंटू y2 तो 14.78, ये आ गया। आज इनको जोड़ो, कितना आया है टोटल? अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। वहाँ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पॉइंटों में बढ़ता जाता है मामला, तो हिम्मत कम होती चली जाती है। और 2.5 घंटे का पेपर का लोड इतना होता है कि भैया हिम्मतें यहीं लगा देंगे तो अगले दिन में कहाँ लगाएंगे। तो इस कारण हमें क्या, थोड़ी सी चतुराई भी रखनी पड़ती है। कुछ आंकड़ों के तौर पर हम आंसर भी याद कर लेते हैं कि हमें सीधा बेनिफिट हो जाए। और आंकड़ों के तौर पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना आया, 53.60 एग्जैक्ट। इसके नज़दीक देख लेना, 53.87 एग्जैक्ट मत लगा देना, त्रुटि तो जरूर निकलेगी। अब त्रुटि बताओ कितनी हो जाएगी? त्रुटि पूछता तो एक पेपर में त्रुटि भी पूछी जा चुकी है। त्रुटि कितनी आती बोलो? 53.87 में से 53.60 घटा देते तो कितना आ जाता बोलो? 0.2733। ये त्रुटि आ जाती। अगर एक जरूरी नहीं है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो त्रुटि आ सकती है। आप तो याद रख लो भाई, 53.60 तो वैसे आता है नॉर्मली, क्योंकि वैल्यू दे रखी है, और 53.87 वैसे आता है, तो 0.27 की त्रुटि आएगी, 0.27 की त्रुटि आएगी, 0.27 की। लिख लो इसको। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ हो गए। अभी मैं उसको भी बता दूंगा आपका, जो आप कह रहे थे ना, कौन से नंबर का क्वेश्चन कह रहे थे? हाँ, अभी वो कराते हैं। ये कौन सा हो गया बोलो? 150। भाई देखो, ये एन ए है, जितना आकलन करोगे नज़दीक का
उतना ही आंसर सटीक लगा पाओगे। रटे भी समझदारी के साथ में जाते हैं, क्योंकि वहाँ भूल जाते हो रटे हुए ज्ञान को, या फिर बहुत लंबा अभ्यास हो रटने का, कंटिन्यूस, आज कर लिया, फिर 3 दिन बाद फिर पढ़ लिया इसको, फिर 3 दिन बाद फिर वो कंटिन्यूस अभ्यास की कैटेगरी में आ जाता है, फिर तो इसे कभी नहीं भूलोगे। किसका? समान 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 अंतराल होगा भैया, 1/3 में, 3/8 में, बेडले में, और साथ ही ट्रेपीजोइडल में। लेकिन गॉस त्रिबिंदु सूत्र होता है वो असमान अंतराल के लिए होता है। एक ही सूत्र पढ़ेंगे इसमें, गॉस त्रिबिंदु सूत्र, वो असमान अंतराल के लिए होगा। हाँ, समान के लिए ना, न्यूटन के अग्र से बने, न्यूटन का अग्र समान के लिए होता है। किसका? हाँ, तभी कॉमन। ये कौन सा था? अजय हो गया ना। अब देखिए, लिखो भाई, जल्दी करो। नीचे कर दे इसको। आवाज नहीं करते भाई, आवाज नहीं करते। ये लिख लिया ना सभी ने? देखो भाई, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन 149। ये देखो, खुद पहचानो कौन सा लगाना है मुझे। क्या लिख रखा है मुझे कोई मतलब नहीं ना, आपको कोई मतलब होना चाहिए क्या लिख रखा है, बस पहचानना तो होता है। ये अंतिम बिंदु है बी, और ये प्रारंभिक बिंदु है ए, समाकलन ए से भी है। यहाँ हो रहा है बी माइनस ए अपॉन 6n, यानी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बटे 6, यानी कि 6 के बराबर भागों में विभाजित कर रहे हो, और ये आता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही तो आता है, प्रथम प्लस अंतिम। फिर आता है 4 इंटू विषम पद x1, फिर 4 x1 आएगा, फिर x3 आएगा, और फिर 2 इंटू आता है समपद। 2 का गुणा तो समपदों से होता है, f ऑफ x2 यानी कि y2, और 4 का गुणा विषम पदों से होता है 4 ऑफ f ऑफ x1 यानी कि y1। तो 4 का गुणा तो विषम पदों से होता है और 2 का गुणा समपदों से होता है। कौन सा नियम होता है? सिम्पसन 1/3 नियम होता है। तो यानी कि ये जो नियम है ना, वो कौन सा है बोलो? सिम्पसन 1/3 है। कौन सा है बोलो? सिम्पसन 1/3 नियम है। पहली चीज तो ये पहचानो। अब ये पहचान लिया, अब n का मान कितना है? 1 है ना। इन्होंने कहा है कि n का मान 1 रखना है। अब n का मान 1 रखना है आपको। n का मान कितना रखना है आपको? 1 रखना है। जब n का मान 1 रखोगे ना, तो अंतिम बिंदु आएगा यहाँ पर x2।
कितना आएगा x2। अब अंतिम बिंदु क्या आता है, x2 आता है। जब n का मान 1 रखोगे ना, n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर, हाँ जी, ये जो मान चल रहा है ना a टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो मान चल रहा है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, हाँ जी बोलो कितना आएगा, n का मान 1 रखो, b माइनस ए अपॉन कितना आएगा बोलो 6, यही तो आएगा। n का मान 1, यानी कि पहला पॉइंट तो आएगा ही आएगा, f ऑफ एक्स नॉट, और हाईएस्ट कहाँ तक खुलेगा बोलो, n का मान 1 रखोगे तो x2 तक, भाई हाईएस्ट पद तो यही है x2 तक। फिर आप जानते हो जब फॉर्मूला लिखते हो तो प्रथम प्लस अंतिम पद कितना आता है बोलो, प्रथम प्लस अंतिम पद। अब प्रथम और अंतिम तो आ गया, बीच में क्या बचा x1, तो x1 किसके साथ मल्टीपल में आता है, 4f ऑफ x1, समझ में आ जाएगा। देखो ये जो फॉर्मूला है ना वो इस प्रकार लिख के दे रखा है, 6n यानी कि n के मल्टीपल भागों में विभाजित कर रखा है, n के मल्टीपल। क्या अब बनाया क्या, वो तो फिर पूरी प्रोसेसिंग है, बनवाएगा थोड़ी ना आपसे वो फॉर्मूला। क्या ये तो फॉर्मूला बना हुआ है, इसमें रखना है, हाँ उससे मतलब नहीं है। ये जो बना के दिया हुआ फॉर्मूला ये है आपकी किताब का, बता देता हूँ अगर कभी देखना हो तो। सिम्पसन सूत्र सिद्ध कीजिए, पहले फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन 6n एफ ऑफ एक्स नॉट 4x1 2x2 एफ ऑफ x2n। एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज नंबर 271 पर, ठीक है। फिर इसी में दे रखा है, इस सूत्र के प्रयोग से 1 से 2 dx अपॉन एक्स, यही दे रखा है, का मान ज्ञात कीजिए n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए त्रुटि भी ज्ञात कीजिए। अब n बराबर 1 के लिए आपसे पूछ लिया है, और हो सकता है कि इसके लिए भी पूछ ले, n बराबर 2 के लिए, पर त्रुटि और आपसे पूछी गई है, ठीक है भाई। अब देखो n बराबर 1 के लिए, हाँ भाई ये 4 ऑफ x1 हो गया, यही ये फॉर्मूला खत्म हो गया, ठीक है। प्रथम प्लस अंतिम 4 इंटू, अब देखो अजी आवाज नहीं करेंगे भाई, 1 से 2 एफ एक्स का मान कितना बोलो, तो b का मान, ये तो b है, ये a है, तो कितना आएगा 2 माइनस 1/6 एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि अब हमारे पास जो इंटरवल है ना वो हमारे पास 1 से 2 था, तो 2 भागों में बटेगा, यानी कि पहला 0 आया है, अगला 1 आया है और अगला 2 आया है। ये तो x के मान आए हैं, यहाँ एफ एक्स के मान लिखो, यहाँ पर एफ एक्स के मान लिखो, x बराबर 0 पे तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा 1 से है ना, 0 तो है ही कहाँ है, 1 से 2 है ना, पहला 1 है, लास्ट का 2 जाएगा, ये तो पता है, तो अगला क्या आएगा, क्या आएगा, भाई अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक 2 उपअंतरालों में विभाजित कर दिया। कम से कम कितने उपअंतरालों में विभाजित करना पड़ता है सिम्पसन, 2 को, तो 2 भागों में, n बराबर 1 के लिए 2 में हो जाएगा और n बराबर 2 के लिए 4 भागों में विभाजित करके उस फॉर्मूले को लगा देना। अब देखो ये एफ एक्स था, एफ एक्स कितना था बोलो, y बराबर था 1 अपॉन एक्स, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 और इसका उल्टा हो जाएगा कितना 1/2। अब इसमें वैल्यू रखेंगे ना, एफ ऑफ एक्स नॉट 1 आ गई, एफ ऑफ x2 1/2 आ गया, और ये आ गया 4, ये कितना आया बोलो, एफ ऑफ x1 2/3। इसे सॉल्व करो, ये तो आ गया आपके पास कितना 1/6, ये आ गया 3/2 और ये हो गया 8/3, ये कितना आया है 1/6, ये 9 प्लस 16/6 तो 25/36। ऑप्शन है क्या कोई, 25/36। इसे सॉल्व करते हो ना 25/36 को, तो कितना आएगा, भाग दे के देख लो,
है ना। और n बराबर 2 के लिए सिद्ध कर लेना, n बराबर 2 के लिए 69,325 आता है या 69,444 आता है, यानी कि 0.69,444 आता है इसका मान। और n बराबर 2 के लिए अगर पूछ लिया जाए 0.69,325, ठीक है भाई, 315 है शायद कि 325 ही है, 325 ही है। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो आती है 0.69,315, जो सिम्पसन 1/3 से निकाली थी, वो 1/1 प्लस एक्स के लिए थी, ये 1/x के लिए है। वो 0 to 1 था, ये 1 to 2 है, और उसका आंसर था 0.69,315, और इसका एग्जैक्ट आंसर भी 0.69,315 ही है। त्रुटि पूछे तो त्रुटि निकाल सकते हो। कर लोगे और शेष क्वेश्चंस? कल गॉस त्रिबिंदु सूत्र और कल कराऊंगा बीजीय समीकरणों को हल करना। पिछली बार भी उसमें से 2 क्वेश्चंस थे, दोनों में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के दिए थे। फर्स्ट ग्रेड में भी पुनरावृत्ति का और सेकंड ग्रेड में भी पुनरावृत्ति का क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड में भी मैंने पहले कराया था, उस टाइप से पूछा था, सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा बना के पूछा था, दोनों भी बना के दिए थे, सीधे क्वेश्चन नहीं थे।